की वीडियो में हम आसान अल्फाज में जानेंगे कि कोल्ड वार क्या है, ये क्यों स्टार्ट हुई, कोल्ड वार के दौरान कौन कौन सी तब्दीलियां रोनमा हुई, कोल्ड वार कब और कैसे ख़त्म हुई। तो चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। कोल्ड वार एक ऐसी जंग होती है जिसमें दो मुल्क बराह रास्त आपस में नहीं लड़ते, बल्कि किसी दूसरे ममालिक को सपोर्ट करते हैं जो उनके दुश्मन के साथ लड़ सकें। कोल्ड वार शुरू कैसे हुई? दूसरी जंग अजीम के बाद, जब बहुत से ममालिक माली और मुआशरती बहरान का शिकार थे, तो दो मुल्क ऐसे भी थे जिनके पास अच्छी खासी ताकत थी। उस वक़्त दुनिया बाइपोलर थी, यानी एक तरफ अमेरिका था और दूसरी तरफ रशिया था। लिहाजा इन दोनों ममालिक ने दूसरे ममालिक को अपने साथ मिलाना शुरू कर दिया ताकि वो उनकी सपोर्ट कर सकें। अमेरिका फॉलो करता था कैपिटलिज्म को, जबकि जो रशिया था वो फॉलो करता था कम्युनिज्म को। नाजरीन, कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। उन वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोल्ड वार स्टार्ट होने की वजूहात क्या थीं? कोल्ड वार की सबसे बड़ी वजह दोनों ममालिक यानी अमेरिका और रशिया की आइडियोलॉजी में फ़र्क था। यानी अमेरिका कैपिटलिज्म को फॉलो करता था और रशिया कम्युनिज्म को। दूसरी बड़ी वजह आर्म रेस थी। अमेरिका ने 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराकर अपनी न्यूक्लियर पावर को शो किया था। उसके बाद 1949 के अंदर रशिया ने भी अपने न्यूक्लियर वेपन शो किए। तो दूसरी जंग अजीम के बाद आर्म रेस शुरू हो गई। अमेरिका ने भी अपने टैंकर, जहाज़ वगैरह बनाना शुरू कर दिए। साथ रशिया ने भी उसे देखते हुए सब कुछ स्टार्ट कर दिया। इन वजूहात की वजह से भी कोल्ड वार तेज़ हो गई। तीसरी बड़ी वजह पॉलिटिकल डिस्ट्रस्ट था। दूसरी जंग अजीम के बाद ऐसी हालत क्रिएट हो गई थी जिसकी वजह से एक मुल्क दूसरे मुल्क पर भरोसा नहीं कर सकता था। वो ये समझते थे कि आज जो हुकूमत हमारे हमसाये मुल्क में है वो कल होगी या ना होगी, इसलिए वो हमेशा जंग के लिए तैयार रहते थे। वर्ल्ड वार 2 के बाद दुनिया की दो बड़ी ताकतों यानी अमेरिका और यूएसएसआर ने एशिया, यूरोप, अमेरिका और शुमाली अमेरिका में अपने अपने नज़रियात और असर व रसूख फैलाना शुरू कर दिए और प्रॉक्सी वार शुरू हो गई। वर्ल्ड वार 2 के बाद यूरोप तबाह हो चुका था और अमेरिका जानता था कि सोवियत यूनियन कम्युनिज्म को यूरोप में फैला सकती है। लिहाजा अमेरिका ने यूरोपीय ममालिक की तवज्जो हासिल करने के लिए मार्शल प्लान का आगाज़ किया, जिसमें यूरोप को दोबारा तामीर करने के लिए $15 बिलियन इमदाद का ऐलान किया गया था। तारीख में रूस पर जब भी हमला हुआ, रूस की मगरब की तरफ से हुआ। वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 में भी जर्मनी ने मगरब की जानिब से ही हमला किया था। इसलिए जोसेफ स्टालिन को अब भी खतरा था कि यूरोप अमेरिका के साथ मिलकर दोबारा हमला ना कर दे। लिहाजा जोसेफ स्टालिन ने पोलैंड, हंगरी, बुल्गारिया और रोमानिया के साथ साथ मशरकी यूरोप में भी कई कम्युनिस्ट हुकूमतें बनाईं ताकि अगर रूस पर दोबारा हमला हो तो रूस को तैयारी करने के लिए कुछ वक्त मिल जाए। इसे आयरन कर्टेन कहा जाता है। ये एक ऐसी नॉन फिजिकल बाउंड्री थी जिसने दुनिया को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया था। वर्ल्ड वार 2 के बाद जर्मनी के कुछ हिस्से पर अमेरिका और उसके इत्तेहादियों का कब्जा था और कुछ हिस्से पर सोवियत यूनियन का। जर्मनी के बर्लिन शहर के आधे हिस्से पर सोवियत यूनियन और आधे हिस्से पर अमेरिका का कब्जा था। जब अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान इश्यूज क्रिएट हुए तो सोवियत यूनियन ने बर्लिन शहर को जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए ताकि बर्लिन शहर के लोग मजबूर होकर रशिया का साथ दें, जिससे यहाँ रहने वाले तकरीबन 2.5 लाख लोगों की ज़िंदगी खतरे में पड़ गई। लेकिन अमेरिका ने ऐसा होने नहीं दिया। अमेरिका ने
हवाई जहाज़ के ज़रिए लोगों के लिए ज़रूरी सामान पहुंचाना शुरू कर दिया। कुछ अरसे बाद सोवियत यूनियन ने यह ब्लॉकेट हटा दिया। 1949 में सोवियत यूनियन ने अपना पहला न्यूक्लियर बम टेस्ट किया, जिससे अमेरिका की एटमी हथियारों की बर्तरी ख़त्म हो गई। 1949 में ही चाइना में भी कम्युनिस्ट हुकूमत कायम हो गई और अमेरिका ने अपने यूरोपीय इत्तेहादियों के साथ मिलकर सोवियत यूनियन का मुकाबला करने के लिए नाटो भी बना ली। 1950 की दहाई में कम्युनिज्म एक बहुत ही ताकतवर नज़रिया था, इसलिए अमेरिका को कम्युनिज्म के फैलाव से खतरा था। मशरकी यूरोप में जोसेफ स्टालिन बहुत सी कम्युनिस्ट हुकूमतें कायम कर चुके थे, इसलिए अमेरिका कम्युनिज्म को रोकना चाहता था। अमेरिका ने यूरोपीय ममालिक के साथ मिलकर सोवियत यूनियन को यहाँ पे ही रोकने के लिए जो पॉलिसी अपनाई उसे कंटेनमेंट कहा जाता है। वर्ल्ड वार II से पहले कोरियन पेनिनसुला पर जापान का कब्जा था, इसलिए जब 1945 में जापान ने सरेंडर किया तो उस इलाके पर सोवियत यूनियन और उसी इलाके पर अमेरिका ने कब्जा कर लिया, मगर दोनों ही पूरे कोरियन पेनिनसुला पर कब्जा करना चाहते थे, जिसके लिए 1950 में यहाँ एक जंग छिड़ गई जो 1953 तक चली। मगर इस जंग के नतीजे में कोई ख़ास तब्दीली रोनमा नहीं हुई, बल्कि कोरियन पेनिनसुला शुमाली कोरिया और जनूबी कोरिया में तकसीम हो गया। कोरियन जंग के बाद अमेरिका में डोमिनो थ्योरी परवान चढ़ी, जिसके तहत अमेरिका समझता था कि कम्युनिज्म बहुत तेज़ी से फैल रही है, क्योंकि उस वक्त तक चीन में कम्युनिस्ट हुकूमत कायम हो चुकी थी। वियतनाम, कंबोडिया वगैरह में भी कम्युनिस्ट पावर में थे। शुमाली कोरिया में भी कम्युनिस्ट हुकूमत कायम हो गई थी। 1955 में सोवियत यूनियन ने अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर नाटो का मुकाबला करने के लिए वारसा पैक्ट बना लिया। स्विस कैनाल बरतानिया ने 18वीं सदी में मुकम्मल की थी, मगर 1956 में जब मिस्र ने स्विस कैनाल नेशनलाइज करने की कोशिश की तो बरतानिया, फ्रांस और इसराइल ने मिस्र पर हमला कर दिया। सोवियत यूनियन ने इन तीनों ममालिक को धमकी दी कि यहाँ से अपनी फ़ौज निकाल दो, वरना सोवियत यूनियन मिस्र की हिमायत करेगी। अमेरिका ने भी बरतानिया, फ्रांस और इसराइल को यहाँ से निकलने का मशवरा दिया, क्योंकि अमेरिका जानता था कि अगर जंग हुई तो बात एटमी हथियारों तक भी जा सकती है। उसके बाद तीनों ममालिक ने यहाँ से अपनी फ़ौज निकाल ली। मशरकी जर्मनी पर सोवियत यूनियन का कब्ज़ा था। यहाँ पर लोगों की मौशी हालत बहुत ख़राब थी, इसलिए लोग मशरकी जर्मनी से भागकर अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के ज़ेरे इंतज़ाम मगरबी जर्मनी में चले जाते थे, जहाँ लोगों को अच्छा रोज़गार आसानी से मिल जाता था। मगर सोवियत यूनियन को ये मंजूर नहीं था, इसलिए 1961 में सोवियत यूनियन ने इन लोगों को रोकने के लिए यहाँ बर्लिन वाल बनाना शुरू कर दी। एक अंदाजे के मुताबिक वर्ल्ड वार II के खात्मे से लेकर अब तक 35 लाख लोग मशरकी जर्मनी छोड़कर मगरबी जर्मनी जा चुके थे। 1959 में कम्युनिस्ट क्यूबा में इंकलाब लाने में कामयाब हो गए थे। सोवियत यूनियन ने इससे फ़ायदा उठाया। 70 की दहाई को डी एस्केलेशन की दहाई भी समझा जाता है, क्योंकि इन 10 सालों में अमेरिका और सोवियत यूनियन में काफ़ी कामयाब मुआहदे हो गए थे और दोनों ताकतों के दरमियान मौजूद कशीदगी भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई थी। मगर 1979 में जब सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान में कम्युनिस्ट हुकूमत को बचाने के लिए अपनी फ़ौज उतारी तो अमेरिका और सोवियत यूनियन में टेंशन्स दोबारा बढ़ गईं। अमेरिका ने सोवियत यूनियन को अफ़गानिस्तान में हराने के लिए पाकिस्तान और सऊदी अरब की मदद हासिल की। इस जंग में अमेरिका ने अपना असला इस्तेमाल किया, सऊदी अरब ने पैसा लगाया और पाकिस्तान ने मुजाहिदीन को ट्रेनिंग दी। 1989 में सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान से निकलने का ऐलान कर दिया। इसके अलावा
सोवियत यूनियन के ज़ेर इंतज़ाम रियासतों में भी आज़ादी की उमंग बढ़ रही थी और एक एक करके 15 रियासतें सोवियत यूनियन से अलग हो गईं, जिसके बाद सोवियत यूनियन को ख़त्म कर दिया गया और साथ ही कोल्ड वार भी ख़त्म हो गई। वर्ल्ड वार 2 के बाद हर मुल्क ये चाहता था कि उसकी दूसरे मुल्क पर बर्तरी कायम रहे और वो सुपर पावर बने। तो जब तक एक मुल्क हार नहीं मानता तब तक ये जंग ख़त्म नहीं हो सकती थी। तो वाकई ये जंग तब ख़त्म हुई जब एक मुल्क ने हार मानी। 1989 में ही बर्लिन वॉल गिरा दी गई और 1990 में मशरकी और मगरबी जर्मनी दोबारा मुत्तहद हो गए। इस कोल्ड वार के बाद अमेरिका दुनिया का वाहिद सुपर पावर कंट्री बनकर उभरा। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपका किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।